गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? तो आज से बच्चों हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जर्नी है लॉ की। और मैं बता दूं उन बच्चों को जिसने आज तक लॉ नहीं पढ़ा है, आज की क्लास के बाद लॉ उनका इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनने वाला है एंड आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। तो बच्चों, लॉ की जर्नी सिर्फ जर्नी उतनी नहीं है कि आपको मार्क्स स्कोर करने हैं अपने एग्जाम्स में। नो बच्चों, लॉ एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लाइफ के हर एक सिचुएशन में काम आना है। आप कल को जॉब करने जाओगे, नया बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करोगे, हर जगह लॉ से आपको टैकल होना पड़ेगा। चलो ये सब बातें छोड़ो। हर किसी की, आजकल के यंगस्टर्स की दिल एक ख्वाहिश है अपने बाबू शोना से शादी करने की। वहां पे भी आपको कुछ लॉज से टैकल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू लॉज के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी होगी, मुस्लिम हो तो मोमडन लॉ के हिसाब से शादी होगी। तो वहां भी लॉज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हर एक फील्ड में लॉ की बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों। एंड लॉ है क्या? सर, लॉ के बारे में बोला जाए तो सर, लॉ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लॉ क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे सर? जैसे कि आप लोग मोटर व्हीकल्स तो चलाते ही होंगे, स्कूटी, स्कूटर, बाइक्स, गाड़ी। तो कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। यस सर। रेड लाइट पे रुकना जरूरी है। बाइक या टू व्हीलर्स चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है। तो क्या सर इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉ कहा जाता है? भाई, अगर एक लेमैन की बातों से समझें या उससे पूछें तो वो तो यही जवाब देगा कि सर रूल्स एंड रेगुलेशंस इज व्हाट? लॉ। बट अगर एक प्रोफेशनल के नजरिए से आंसर जानना चाहते हो तो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जुडिशरी से एनफोर्सिएबल हैं, जो कहां से एनफोर्सिएबल बाय जुडिशरी हैं, वो लॉ है। सर, जुडिशरी का मतलब कोर्ट्स, जुडिशरी का मतलब कोर्ट्स। जैसे कि मैं आज कह दूं अपने सारे स्टूडेंट्स से कि भाई मेरी क्लास में जो भी आएगा वो फुटवेयर पहन के नहीं आएगा, बेयर फुट आना। ठीक है जी। तो बताना, ये जो मैंने अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए एक रूल बना दिया, कैन आई से इट अ लॉ? आंसर इज नो। पर ये लॉ नहीं है, ये तो एक रूल है। अच्छा, फिर लॉ क्या है? सर, वो रूल लॉ का दर्जा लेता है जो कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके। जैसे कि आपको किसी भी टू व्हीलर चलाने से पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ऐसा लॉ बना हुआ है इस एक्ट के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट। कभी भी देखना, आपका अगर चालान कटेगा तो एक एक्ट का नाम ऊपर रेड से लिखा होगा, एमवी एक्ट 2000। तो वो लॉ कहता है कि आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, और नहीं बनवाओगे तो चालान भरना, वरना कोर्ट में पेशी होगी आपकी। तो वो रूल्स जो कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो वो लॉ का दर्जा पाते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो? तो लेमैन के नजरिए से और प्रोफेशनल के नजरिए से रूल्स एंड लॉ में फर्क है। क्या बात समझ में आती है? हर रूल लॉ नहीं बन सकता, बट यस, एवरी लॉ इज अ रूल ऑल्सो। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? तो समझना, वो सारे के सारे रूल्स जो कोर्ट में एनफोर्स करवाए जा सके वो बनते हैं लॉ। तो सर, कौन कौन से रूल्स, या फिर आप ये बताओ कैसे उन रूल्स को लॉ बनाया जाए, हमें ये सिखा दो। तो क्वेश्चन ये आता है, हाउ लॉ इज मेड इन इंडिया। लॉ को कैसे मेड, बनाया जाए या इनैक्ट करा जाए, हाउ लॉ इज मेड और इनैक्टेड इन इंडिया। हम तो इंडिया के रूल्स की बात कर रहे हैं। सर, ये सिखा दो हमें। अगर आप ये सिखा दोगे तो हम रूल्स और लॉ में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बिल्कुल।
तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई, कभी भी लॉ को इस नजरिए से मत पढ़ना कि सर हमें सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करना है, डिग्री लेनी है, बस फिर तो कुछ नहीं। नो बच्चों, हर एक फील्ड पर, हर एक स्टेप पर आपको लॉ की जरूरत पड़ने वाली है। इवन आप सिर्फ क्लासेस मान लो अटेंड करने जा रहे हो कहीं, और आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहा जी चलान काटूंगा आपका, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, फलाना दिखाओ, और आपको कुछ उल्टे सीधे चलान पकड़ा दिए, वहां भी आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन लगानी पड़ेगी कि जी मेरा कितने का चलान बनता है, क्या चलान से बचने का कोई तरीका है, क्या कोई और तरीका या वे कुछ है जिससे चलान से बचा जा सके। तो हर एक छोटे से छोटे स्टेप पर लॉ की जरूरत है। इसलिए लॉ को सिर्फ एग्जाम्स के पर्पज से मत पढ़ना, लॉ को ऐसे पढ़ना कि रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सको, हर एक जगह पे उसको अप्लाई करके आप बच सको, निकल सको चीजों से। यही आपका काम होने वाला है आगे प्रोफेशनल लाइफ में। तो इसलिए हर एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि जो ये मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ अभी फर्स्ट, वो कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बट हम एक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो लॉ पढ़ ही पहली बार रहे हैं, उनके लिए हमें सारा बेस बनाना पड़ेगा। बस आज की पहले 20 मिनट्स हम लॉ को बनना सीखेंगे, बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद हर क्लासेस में प्रोविजंस और केस लॉज ही समझनी है। तो समझते हैं लॉ कैसे बनाया जाता है। आप मुझे बताओ, लॉ को बनाने की जरूरत है तभी तो लॉ बनाएंगे, या अपनी मर्जी से बैठे बिठाए लॉ बना दे। मान लो जी प्रधानमंत्री को रात को सपना आया, चलो जी सुबह कानून बनाएंगे, और सुबह पार्लियामेंट में भागे भागे पहुंचे, अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया, कहा जी लॉ बनाते हैं। क्या ऐसा होता है? नो सर। पूरा का पूरा एक सिस्टम होगा, एक नीड होगी कि भैया लॉ को बनाने की जरूरत ही है वो, और कुछ रास्ता ही नहीं बचा, तब भी उसको बनाएंगे। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ सर, आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे। सर एग्जाम्पल सुनो, लास्ट 2 डिकेड्स में इंडिया में टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन्स, हर किसी के पास लैपटॉप्स, ठीक है ना। तो बताना, क्या इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं लोगों को? यस सर। सर आपको पता नहीं, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स, कोई रोक नहीं इनकी। सर साइबर स्टॉकिंग, कोई रोक नहीं इनकी। और ऐसी ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स, कितने क्राइम्स के साथ फेस करना पड़ता है आजकल के पब्लिक को। सर इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करा होगा। भाई कोई प्रॉब्लम फेस करोगे तभी तो उसके सॉल्यूशन के लिए जाओगे। सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करा जी? इन सब चीजों से जुड़े हुए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं, इनसे जुड़े हुए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। क्या अभी ये रूल्स लॉ बन गए? नो, मैंने अभी आपको बताया भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज नहीं कहलाते, इनको जुडिशरी से एनफोर्स करवाना पड़ेगा। तो बच्चों, इन रूल्स को फिर एक ड्राफ्ट बिल के रूप में बनाया जाता है, ड्राफ्ट बिल। अब इस ड्राफ्ट बिल को क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस ड्राफ्ट बिल को आपको देश की पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे पार्लियामेंट में भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको अपना कंट्री का लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर नहीं पता। तो मैं एक बार वो स्ट्रक्चर भी आपको समझाना चाहता हूँ। दो, ये चीज पेपर में तो काम नहीं आएगी, पर जैसा मैंने आपको अभी बताया, एवरीथिंग जो आप लॉ में पढ़ने वाले हो वो रियल लाइफ में अप्लाई होने वाला ही है। सिर्फ एग्जाम्स के पर्पज से स्टडी मत करना। पूरा लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर एक बार समझो हमारे देश का है क्या। बच्चों हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो ड्यूअल पावर गवर्नमेंट है। यानी कि कुछ पावर्स किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। कुछ पावर्स किसके पास हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। ये सारी की सारी पावर्स गवर्नमेंट ने डिराइव कहां से करी हैं? तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अपने आप में भी एक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही बताया है क्या क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी, क्या क्या पावर स्टेट गवर्नमेंट यूज करेगी।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं पार्लियामेंट के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑपरेशंस हैं वो हैं असेंबली बोलते हैं उन्हें, जो वो डिसीजंस वगैरह लेती है उसकी मीटिंग को असेंबली बोला जाता है। सर पार्लियामेंट के अगेन दो लेवल्स हैं, पार्लियामेंट के अगेन कितने लेवल्स हैं? दो। एक है सर लोअर हाउस का पार्लियामेंट और एक है अपर हाउस, जबकि असेंबली में ऐसा नहीं है, असेंबली में एक ही हाउस है। तो बच्चों लोअर हाउस है इसे बोलते हैं लोकसभा। आप लोगों ने अभी सुना होगा 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं जिसमें बीजेपी जीती है, और एक होती है अपर हाउस जिसे बोलते हैं राज्यसभा। बच्चों लोकसभा में टोटल जो मेंबर्स अप्रूव्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने हो सकते हैं वो हैं 552 मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 552। और राज्यसभा में जितने अप्रूव्ड मेंबर्स हैं वो हैं 250 मेंबर्स की, मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, असेंबली को कोई हाउस नहीं है लोअर या अपर, एक ही हाउस है जिसे बोलते हैं विधानसभा। तो लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड विधानसभा इज असेंबली ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। विधानसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर 70 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं, यूपी में इससे ज्यादा है क्योंकि हमारे से बड़ी स्टेट है यूपी। अब 552 में से बच्चों जो प्रेजेंट मेंबर्स जो इस टाइम मेंबर्स हैं चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइम 545 मेंबर्स बैठे हुए हैं, इस टाइम जो मेंबर्स बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में लोअर हाउस की वो हैं 545। अच्छा, राज्यसभा में 245 मेंबर्स बैठे हुए हैं, बाकी सीट्स वैकेंट है। और विधानसभा में स्टेट वाइज मेंबर्स है, सबके मैं बता नहीं सकता। अब जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं इनको बोलते हैं, अच्छा पहले इनका सिलेक्शन प्रोसीजर बता दूं, पहले इनका सिलेक्शन प्रोसीजर। बच्चों लोकसभा के मेंबर्स आप लोग आम जनता, सिटीजन्स ऑफ इंडिया वोटिंग के द्वारा चुनते हैं। इनके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शंस। आप सबको पता है इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, जैसे कि आपको पता है 2014 में इलेक्शंस हुए बीजेपी जीती, 2019 में इलेक्शंस हुए बीजेपी जीती। तो वो इलेक्शंस किसके हैं? लोकसभा के। अगले इलेक्शन अब कब है? 2024 में लोकसभा के। तो इन 552 मेंबर्स पर जनरल पब्लिक वोट करती है अपने डिजायर्ड कैंडिडेट पर। 2 से 3 महीना इनकी वोटिंग चलती है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? अपना विनर को डिक्लेयर करती है। राज्यसभा के मेंबर्स बच्चों इलेक्ट करे जाते हैं, इलेक्टेड बाय। इनके मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट नहीं करते, लोकसभा के जीते हुए मेंबर्स ही राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। दीज आर इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स। इनके कुछ मेंबर्स लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। बच्चों कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट अपने बिठाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है 12 राज्यसभा के मेंबर्स प्रेसिडेंट के होंगे, और कुछ स्टेट मेंबर्स, ये जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, ये 3 लोग मिलके वो 250 मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। तो जनरल पब्लिक ने लोकसभा को चुना, लोकसभा ने राज्यसभा को चुना, और कुछ प्रेसिडेंट ने चुने, कुछ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ने चुने। विधानसभा के मेंबर्स डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, वही जनरल इलेक्शन से, इलेक्टेड बाय इलेक्शंस। आपको पता है हर स्टेट वाइज वोटिंग होती है, जैसे दिल्ली में आपकी सरकार है, आपको जिताया है। अपना यूपी में बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, हमारा लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। आप लोग पूरा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। हर वो चीज जो मैं करवाऊंगा बच्चों, आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, नोटिंग के लिए तो नहीं दे सकता। हाँ, आप वीडियो पॉज करके नोटिंग करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, क्योंकि बच्चों कई बार बैकअप्स हमें क्लासेस में भी चलाने पड़ते हैं। अब वहां तो कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है कि बार बार पॉज करे, नोटिंग के लिए टाइम दे, तो इसलिए मैं 5 सेकंड वीडियो में रोकूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले पाओ। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया?
गुड। उसके बाद आ जाओ, हाउसेस बताए मैंने, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, प्रेजेंट कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा एक लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर था जो आपको समझना जरूरी था। आपको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ये चीजें काम आएंगी। आ जाओ बच्चों, तो एक सेकंड रुको, वापस आ जाओ। हम क्या सीख रहे थे, हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा था सर? आप लॉ बनाना सिखा रहे थे। आपने हमें बताया किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं जब हम, तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमने ये फाइंड आउट करा, रूल्स बनाए, ड्राफ्ट बिल बनाया, ड्राफ्ट बिल को पार्लियामेंट के सामने रखा। अच्छा सर, क्या असेंबली के सामने भी रख सकते हैं? देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल करवाना है, तो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है जो सिर्फ उस स्टेट पे लगना है, तो असेंबली के सामने रखा जाएगा। क्या सर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉस बना सकती है? आंसर इज यस। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, बट वो जो भी लॉस बनाएगी, उसके लॉस कभी भी पार्लियामेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस के कॉन्ट्रेरी नहीं होने चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, ये लॉ ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल करवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा। पर पार्लियामेंट में किस हाउस में रखना पड़ेगा? बच्चों, पार्लियामेंट में इस बिल को सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा लोकसभा में। जब लोकसभा इस बिल को क्या कर देगी, पास कर देगी, वोटिंग करवाएंगे हर मेंबर की। अब ये बिल फर्दर जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में अब जब ये बिल पास कर देंगे, क्या अब ये एक्ट बन जाएगा? अभी नहीं बच्चों, अभी और भी काम करने बाकी हैं। बच्चों, जब ड्राफ्ट बिल को लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद इस बिल को ले जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट से सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। प्रेसिडेंट इस बिल पर साइन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब इस बिल पर साइन करेंगे। जब प्रेसिडेंट साहब ने इस बिल पर साइन कर दिए, अब फाइनली इस बिल को पास मान लो, और इस बिल की एक निकलेगी इनएक्टमेंट डेट। क्या निकलेगी? इनएक्टमेंट, या फिर निकलेगी एक एप्लीकेबिलिटी डेट, कि किस दिन से इस बिल को अप्लाई करना चालू करना है। एप्लीकेबिलिटी डेट इन ऑफिशियल गैजेट, इन ऑफिशियल गैजेट, ओजी बोलते हैं जिसे, भारत सरकार का राजपत्र बोला जाता है, ठीक है ना। और जिस दिन से ये एप्लीकेबिलिटी डेट इस ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी, जैसे कि मान लो आज कोई बिल पास हुआ, आज की डेट में बिल पास हुआ और प्रेसिडेंट अप्रूवल ने साइन, प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल गए, तो आज फिर क्या करेंगे, हम फैसला करेंगे किस दिन इसे ओजी में निकालना है। ओजी में हम पब्लिश करके एक डेट निकालेंगे कि मान लो 1 जनवरी 2021 से ये बिल लगना एप्लीकेबल चालू होगा, तो 1 जनवरी 2021 से ये लॉ लगना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली ये बिल अब बन चुका है एक्ट। सर क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा रिजेक्ट कर दे? बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा पास कर दे, प्रेसिडेंट अप्रूव ना करे? ऐसा भी हो सकता है, बट बच्चों प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जो चीज थ्योरेटिकली तो आप ये समझ लो कि ऐसा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली होता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली यहाँ पे चीजें पास हो गई, लोकसभा में पास हो गई, राज्यसभा में पास हो गई, तो 99.9999% प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलेगा ही। प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलने के बाद उसकी नोटिफिकेशन डेट निकलेगी, इसे क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन डेट निकालना। नोटिफिकेशन डेट निकलेगी, एप्लीकेबिलिटी डेट इन ऑफिशियल गैजेट, जिसे बोलते हैं भारत सरकार का राजपत्र, और फाइनली ये एक्ट बन गया। अब इस एक्ट का एक नाम रखा जाएगा, तो मैं नाम भी बता देता हूं, क्योंकि ये एक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। इस एक्ट का बच्चों नाम रखा गया था, पूरा आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताया है, नाम रखा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो आप देखो, बहुत ही पुराना एक्ट नहीं है, बहुत ही रीसेंट एक्ट है, अभी अभी बना है, सिर्फ 2 डिकेड्स हुए हैं, ठीक है ना। कई लोगों की, आप में से तो
बर्थ डेट ही होगी 2000। तो फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। रूल्स हो गए, ड्राफ्ट बिल बनाया, लोकसभा का अप्रूवल, प्रेसिडेंट से अप्रूवल, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। ये लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, लेट्स गो, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये है लॉ बनने का प्रोसीजर, ये था लॉ बनने का प्रोसीजर। तो बहुत सारे बच्चों को आता था, बट वो बच्चे जो पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं उनको ये सिखाना जरूरी था। तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉज। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बिजनेस लॉज। सर बिजनेस लॉज का मतलब बच्चों ऐसे लॉज जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। बिजनेस का दूसरा नाम कमर्शियल भी हो सकता है, मर्केंटाइल भी हो सकता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सर ने बिजनेस लॉ पढ़ा है, मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ नहीं पढ़ा है, सेम ही बात है। सर क्या और भी टाइप के लॉज होते हैं? यस, और भी टाइप के लॉज होते हैं। सर क्या बच्चों और टाइप के लॉज जैसे कि होते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं कुछ। इंडस्ट्रियल लॉज क्या है? जैसे बच्चों फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए लॉज हैं, इन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रियल लॉज। और भी लॉज होते हैं, यस, क्रिमिनल लॉ बच्चों होता है, जो क्रिमिनल क्राइम पे, क्राइम्स पर एप्लीकेबल होता है, जैसे इंडियन पीनल कोड। और भी लॉज होते हैं, यस, कॉर्पोरेट लॉज। कॉर्पोरेट लॉज क्या है बच्चों? जैसे कंपनी लॉ बच्चों। और होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देश के अंदर क्या है? सीओआई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ठीक है ना। और बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंडिया का हाईएस्ट लॉ है। दिस इज हाईएस्ट लॉ इन इंडिया। अगर आप बात करो कि सबसे बड़ा अगर इंडिया में कुछ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इनके पास क्या पावर्स होंगी, ये कैसे लॉज बनाएंगे, कौन से लॉज बनाने की पावर्स इनके पास हैं, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। इसलिए मैंने इसे कहा दिस इज हाईएस्ट लॉ इन इंडिया। तो क्या मैं कह सकता हूं ये सारे लॉज इसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल, ये सारे लॉज इसको फॉलो करेंगे। तो इनका एक पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज के अंदर कई सारे एक्ट्स हैं, सारे एक्ट्स को हम कवर करेंगे जो भी हमारे सिलेबस के हैं। और बिजनेस लॉज का पहला एक्ट हमें जो स्टार्ट करना है विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चों ये एक ऐसा एक्ट है जो बिल्कुल बेसिक एक्ट है, और बिजनेस लॉज का बेस ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बनता है। बेस ही कहां से बनता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बनता है। तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना करेंगे स्टार्ट, जो कि एक बिजनेस लॉ का पार्ट है। अब समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझना बच्चों, सबसे पहले तो ये डेट देखो, 1872 हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है। जो ऐसे एक्ट्स जो इंडिपेंडेंस से पहले बनाए गए हैं ना, पहली बात तो ये याद रखना, इनको बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स। प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स। और ऐसे एक्ट्स जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए हैं उन्हें बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट्स। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट फॉर एग्जांपल बताया, मोटर व्हीकल एक्ट, उसके बाद कंपनीज लॉ अभी अभी एक नया आया है 2013, ठीक है ना। प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स कौन कौन से हैं सर? देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स हैं, ठीक है सर। अच्छा सर ये बता दो, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो बच्चों लिखो, ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, कब ये बना था? तो सबसे पहली चीज बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल, ये कहाँ कहाँ लगता है? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर।
सर आपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली अलग से क्यों लिखा? आप सब ये बात जानते हो कि अभी अभी जम्मू कश्मीर को हमने वो जो सेपरेट स्टेटस था वो हटा दिया है और उसको पूरा का पूरा इंडिया की टेरिटोरी में मान लिया है। सारे लॉज ऑफ J&K में अप्लाई होंगे। पहले इस इंक्लूडिंग वर्ड की जगह एक्सक्लूडिंग आता था पहले, बट नाउ इट इज इंक्लूडिंग, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग J&K लिखा। और किस दिन से ये लगना चालू हुआ था ये भी समझ लो। एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। किस दिन से लगना चालू हुआ था? ये कुछ बेसिक बातें थी। कहां कहां लगता है? पूरे भारत में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एंड एप्लीकेबल किस दिन से है? 1 सितंबर 1872। फटाफट ये बातें नोट डाउन कर लो। एक सेकंड रुको, फटाफट बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एक बिजनेस लॉ का बेसिक एक्ट माना जाता है सबसे, यहीं से बेस बनना आपका बिजनेस लॉ का चालू होगा। मेरी कोशिश रहेगी हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, केस लॉस कराऊंगा, केस स्टडीज करवाऊंगा। एक बार आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल घोट के घोल के पी लिया तो समझ लो बाकी सारे बिजनेस लॉस तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में A to Z समझ पाया तो क्या बात समझ में आती है? ये बेसिक एक्ट है। तो चलते हैं अब आगे। देखो 1872 का मतलब आपको समझ आ गया कि भैया 1 सितंबर 1872 से लगना चालू हुआ, इसलिए 1872। इंडिया वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया, पूरा का पूरा भारत इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। भारत के अंदर क्या क्या आती है? सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो एक्ट का मतलब ऊपर समझा दिया। एक्ट होता क्या है, कैसे बनता है। एक टर्म रह गई, कॉन्ट्रैक्ट। इसको और समझ लेते हैं तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट की एक एक चीज समझ लेंगे। यही एक प्रोफेशनल और लेमैन के बीच का डिफरेंस है कि प्रोफेशनल एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। एक एक वर्ड। कोई ये पूछे 1872, बाकी सब हमें क्या पता, बट प्रोफेशनल समझाएगा जी क्यों 1872। एक्ट हमें समझाएगा प्रोफेशनल, एक्ट कैसे बना, क्यों बना। इंडियन वर्ड क्या इंक्लूड्स इंडिया, क्या एक्सक्लूड्स इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड टर्म की मीनिंग पे आ जाओ आप। कॉन्ट्रैक्ट टर्म के मीनिंग पर आ जाओ आप। अब मेरी कुछ बातें, मेरे कुछ एग्जांपल्स पर फोकस करना। बस अभी कुछ लिखना मत, कुछ देखना मत, सिर्फ मेरे एग्जांपल्स पर फोकस करना। बच्चों एक है हस्बैंड, एक है वाइफ। क्या बताया मैंने? एग्जाम्पल नंबर 1 साथ में लिखता चलता हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं दे रहा हूं। एक है हस्बैंड और एक है वाइफ। हस्बैंड ने पूछा वाइफ से कि भाग्यवान आपको, हस्बैंड ने पूछा वाइफ से कि भाग्यवान आपको एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या गिफ्ट करना चाहता हूँ? एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करना चाहता हूँ। ऑफर कर रहा है एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करने की। बताना वाइफ एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी? अरे बच्चों एक्सेप्ट। ठीक है जी। कब लाओगे? कल ऑफिस से आते समय नेकलेस लेके आऊंगा, आपके गले में होगा। वाइफ ने कहा बहुत बढ़िया, मैं तैयार रहूंगी। और एज यूजुअल हस्बैंड घर तो आया बट डायमंड नेकलेस लाना भूल गया। अब वाइफ ने कहा जी मैं इस बार छोड़ूंगी नहीं, मैं इस बार छोड़ूंगी नहीं। हर बार वादा करके वादा खिलाफी करते हो। इस बार तो मैं तुम्हें जज के सामने पेश करूंगी और कहूंगी जज साहब, जज साहब दुहाई हो। हस्बैंड मेरे से वादा करता है और वादा कभी नहीं निभाता। मुझे तो मेरा नेकलेस चाहिए, अदरवाइज मैं छोड़ूंगी नहीं इस बार इसे। बताओ क्या जज को इस नेकलेस को हस्बैंड को देने के लिए, सॉरी, क्या जज साहब को इस नेकलेस को दिलवाना ही पड़ेगा वाइफ को, या वाइफ इस नेकलेस को नहीं ले सकती लॉ के तहत? बताओ क्या डिसीजन हस्बैंड के फेवर में आना चाहिए या वाइफ के फेवर में आना चाहिए? बताओ। ऑफर भी करा था, एक्सेप्ट भी करा था। चलो इस एक
केस का आंसर आप लोग मन में सोच लो, फिर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। जब तक एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूँ। जी, मेरा फ्रेंड एक मेरे पास आया। मैंने कहा हाँ भाई, क्या हाल चाल? क्या था भाई? बहुत बढ़िया, तेरे लिए खुशखबरी है। मैंने कहा बता। भाई मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ टाइम बाद जो भी दुख की खबर बन जाए, अभी तो खुशखबरी है। बता भाई। ये ले भाई मेरी शादी का कार्ड, और पहुंच जाइयो, तेरे लिए स्पेशल इंतजाम करा है मैंने, तू मेरा बचपन का दोस्त है, और टाइम पर पहुंच जाइयो। मैंने कहा फिक्र मत कर। कितने बजे से रखी है सेरेमनी? कहता भाई 7 बजे। मैंने कहा 6:30 बजे तेरा भाई पहुंच जाएगा। अब जी, मेरा दोस्त इंतजार करता रहा और मैं घर पे सोता रहा। वो इंतजार करता रहा, मैं सोता रहा। अब जी, मेरे दोस्त ने दुखी मन से शादी तो कर ली, बट मन में सोचता रहा, शादी करते ही कल सबसे पहले इसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल करूंगा कि मेरे से वादा करके और मेरी शादी में नहीं आया, धोखा दिया है मुझे। मुझे क्या दिया है? धोखा। इसके चक्कर में मैं इंतजार करता रहा, मेरे कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो एक्स वाई का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स ने वाई को क्या दिया था? एक इनविटेशन का ऑफर, कि आ जाइयो भाई मेरी शादी में। क्या वाई ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया? बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या वाई आया? नो। अब एक्स चाहता है मैं कोर्ट में केस फाइल करूं, और वो जो मेरा नुकसान हुआ है, नुकसान क्या हुआ? इनकन्वीनियंस हुई है मुझे, या इनकन्वीनियंस हुई है मुझे, डिस्कम्फर्ट हुआ है, आना चाहिए था, आया नहीं, मेरा मूड खराब रहा, मुझे मेरा नुकसान का पैसा चाहिए। बताओ, क्या मिस्टर एक्स को अपने उस इनकन्वीनियंस के लिए कुछ नुकसान का पैसा मिल सकता है? ये था एग्जाम्पल नंबर 2। मन में अपने आंसर सोच के रखना। आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं चाहिए। यस तो क्यों, नो तो क्यों, रीजन के साथ चाहिए। आप आंसर तो इजीली दे रहे होगे, यस सर, नो सर, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो ही लॉ है। अब आगे चलते हैं। और देखो, थर्ड देखो। अब जी, एक दो एग्जांपल हो गए, हस्बैंड और वाइफ। तीसरा, एक थे बच्चों मिस्टर ए, और एक थे बच्चों मिस्टर बी। ए ने बी को कहा, अरे भाई, मैं तुझे अपना घर बेचने का प्लान कर रहा हूँ। क्या बेचने का प्लान कर रहा हूँ? घर। खरीदेगा? मैं सोच रहा हूँ 50 लाख का बेच दूं। बी कहता है जी बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ए ने ऑफर करी, बी ने कहा बिल्कुल जी, क्या दिक्कत है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब जी, ए ने बेचने का वादा तो कर दिया, बट जब भी पैसे लेकर पहुंचा तो ए कहता है नहीं भाई, मैं तो अब ये घर नहीं बेच सकता। मेरे घर वाले जो हैं इसको बेचने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारी यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ, हम इस घर को बेच नहीं पाएंगे, और मैं अब तुझे नहीं बेच सकता, आई एम सॉरी। बी ने कहा जी सॉरी वॉरी नहीं चलता इन चीजों में, एक बार वादा कर दिया तो निभाना पड़ेगा, वरना चल पड़ रहा हूं मैं कहाँ? वहीं। जज साहब दुहाई हो, मुझसे वादा करा था और अब वादा खिलाफी कर रहे हैं। मुझे तो वो घर चाहिए, अदरवाइज मेरे नुकसान का पैसा दो। जो भी मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ, मैंने तो पूरी मार्केट में गा दिया था कि मैं घर खरीद रहा हूँ। सोचो मेरी गुडविल का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। मुझे तो मेरा नुकसान का पैसा चाहिए या घर चाहिए। बताओ, क्या बी को कुछ भी लॉ के द्वारा, जज के द्वारा कुछ न्याय मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मन के अंदर आंसर सोच के रखना, रीजन के साथ। जब मैं दूंगा तो अपने आंसर को कंपेयर करना। आगे आते हैं। बस ये लास्ट एग्जांपल है, इसके आगे नहीं। एक थी गर्लफ्रेंड और एक था उसका बॉयफ्रेंड। जी, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को कहा कि मैं सोच रही हूँ तेरे साथ एक मूवी देखने चलूं, सारा खर्चा मेरी तरफ से, एक नाइट शो देखने चलते हैं। हस्बैंड बॉयफ्रेंड ने कहा जी बहुत बढ़िया। बताना बॉयफ्रेंड हाँ कहेगा या ना? अरे भाई, निकी और पूछ मुछ चलो। बट इतना ही नहीं, तुम मुझे मूवी दिखा रहे हो तो मैं भी तुम्हें एक 5 स्टार होटल में क्या कराऊंगा? डिनर। बढ़िया सा एक 5 स्टार होटल में मेरी तरफ से डिनर। दोनों ने एक दूसरे से वादा कर दिया। अब जी, गर्लफ्रेंड ने तो वादे के मुताबिक मूवी दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉयफ्रेंड की बारी आई डिनर करवाने की, तो ले गया वो एक जगह, वहां पे लिखा था 5 स्टार होटल ढाबा। आप देखो ना,
ढाबा 5 स्टार होटल, 5 स्टार ढाबा, ऐसे एक ढाबे में ले गया। अब जी गर्लफ्रेंड को बैठा, देखो वादा करा था 5 स्टार होटल में कराऊंगा, देखो कितना बढ़िया 5 स्टार होटल है, बैठो मेरे साथ डिनर करो। अब जी गर्लफ्रेंड ने भूख में खा तो ली 2 रोटी, बट उसने कहा सुबह बात करूंगी तेरे से, एक बार कोर्ट ओपन हो जाने दे। और सुबह जाते ही जज साहब के सामने, जज साहब दुहाई, वादा करके वादा खिलाफी, मुझे ले गया ढाबे के अंदर रोटी खिलाने। बताओ जरा, मैं वहां पे रोटी खाने लग लगती हूँ आपको? बताओ। गर्लफ्रेंड कह रही है मुझे मेरे मूवी का पैसा वापस दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसको लात मार रही हूँ, मेरे मूवी का पैसा दिलवा दो। बताओ वो मूवी का पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? फटाफट इन 4 केसेस के आंसर्स विद रीजन सोच के रखो, फिर डिस्कस करते हैं इन्हें आगे। चलो डिस्कस करना चालू करें, लेट्स गो। सबसे पहले आता है हस्बैंड एंड वाइफ का केस। क्या वाइफ अपने किसी भी नुकसान का पैसा या कोई राइट एनफोर्स करवा सकती है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इन सब चीजों को समझने से पहले आपको मैं एक डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं, आप डेफिनेशन समझना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझेंगे और करेंगे। पहली डेफिनेशन है बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहली डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं, जो है प्रॉमिस की। लॉ कहता है एक प्रॉमिस का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस मतलब वादा, जिसे हिंदी में वादा बोलते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस यानी एक पार्टी, एक पर्सन ने ऑफर दी और सामने वाले पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो बन जाता है एक प्रॉमिस। ठीक है सर। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन से केसेस प्रॉमिस बने, कौन कौन से केसेस प्रॉमिस की डेफिनेशन में कवर होते हैं? क्या पहला केस होता है? यस सर। क्या दूसरा केस होता है? यस सर। देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या तीसरा केस होता है? यस सर। क्या फोर्थ केस होता है? यस सर। यानी कि आप कह सकते हो कि सर सारे के सारे ये जो आपने केसेस हमें लिखवाए हैं, ये सारे लॉ की नजरों में प्रॉमिस हैं। ठीक है, अब आगे समझो। ये तो हो गया प्रॉमिस। अब एक टर्म का मतलब समझना, एक टर्म है जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बेस्ड है। टर्म का नाम है कंसीडरेशन। क्या नाम है बच्चों? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न। समझना, समथिंग इन रिटर्न का मतलब, मैं मार्केट में एक पेन खरीदने गया, मार्केट में एक पेन खरीदने गया, मैंने उसको 50 रुपए दिए, उसने मुझे पेन दिया, बताना मेरे लिए समथिंग इन रिटर्न क्या है? पेन। उस शॉपकीपर के लिए समथिंग इन रिटर्न क्या है? 50 रुपए। क्या दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन है? यस सर। इसे बोलते हैं कंसीडरेशन। बदले में समथिंग इन रिटर्न क्या मिल रहा है? बताना। क्या हस्बैंड को कुछ कंसीडरेशन मिल रहा था? आंसर इज नो। क्या वाइफ को मिल रहा था? नेकलेस। एक पार्टी के लिए था, एक पार्टी के लिए नहीं था। क्या एक्स को, जिसने इनविटेशन दिया था, क्या उसको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था? बताओ, क्या उसको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था? आंसर इज नो। या चलो हम मान लेते हैं कि एक बार को उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, कंसिडरेशन मिल रहा था, बट क्या वाई को कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था? नो। वाई को क्या कंसिडरेशन मिल रहा था? बताओ। कुछ कंसिडरेशन नहीं था। अच्छा, क्या ए को कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था? इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्या ए को कोई कंसिडरेशन मिल रहा था? यस। ए को मिलते 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मिलते अपना घर बेचता तो। बी को क्या मिलता? सर बी को घर मिलता। दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा था। ठीक है। अच्छा, गर्लफ्रेंड को कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था? यस सर। क्या मिल रहा था? डिनर करने का वादा था, हालांकि हुआ नहीं, वो बात डिसरिगार्ड करो। बॉयफ्रेंड को, यस सर, बॉयफ्रेंड को मिल रही थी मूवी देखने को। दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन था। फिर से देखो, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे एक पार्टी को मिल रहा था, यहाँ पे भी एक पार्टी को मिल रहा था, बट अगले दो केसेस में दोनों पार्टी को मिल रहे थे। सर कंसिडरेशन की टर्म समझाई क्यों? बताता हूं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की दूसरी डेफिनेशन पढ़ने का टाइम आ गया।
दूसरी डेफिनेशन है एग्रीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? एग्रीमेंट होता है कि अगर एक प्रॉमिस में दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन हो तो उसे लॉफुली एग्रीमेंट कहा जाता है। कंसीडरेशन फॉर बोथ पार्टीज, कंसीडरेशन फॉर बोथ पार्टीज, एक नहीं फॉर बोथ, दोनों को कंसीडरेशन मिल रहा हो। तो सर अगर आप बात करो अब तीसरी डेफिनेशन, सॉरी दूसरी डेफिनेशन एग्रीमेंट की, तो बताना क्या पहला केस एग्रीमेंट बनता है? सर नो, क्योंकि देखो एक ही पार्टी को कंसीडरेशन मिल रहा है, एक को मिल ही नहीं रहा, यानी कि हमारी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। क्या दूसरा केस जो कि है एक्स एंड वाई का, क्या इसमें दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन है? क्या ये एग्रीमेंट बनाएगा? आंसर इज अगेन नो, क्योंकि अगेन एक ही पार्टी कंसीडरेशन ले रही है। क्या अगला केस ए एंड बी, क्या ये एग्रीमेंट बनाएगा? आंसर इज यस, दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन मिल रहा है। ठीक है सर। एंड फोर्थ केस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन है, प्रॉमिस भी है, एग्रीमेंट बनाएगा। क्या यहां तक की बात समझ आती है? ओके सर। अब आपको तीसरी और इस पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब बताने जा रहा हूं। अभी तक की जो टर्म्स थी वो बहुत सिंपल थी, अब जो बताने जा रहा हूं इस टर्म का नाम है एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। इस टर्म का नाम है एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अब इस टर्म को समझने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, किसी भी किसी भी एग्रीमेंट को अगर आप करते हो ना, किसी भी एग्रीमेंट को अगर आप करते हो तो लॉ कहता है इस किसी भी एग्रीमेंट के तीन नेचर हो सकते हैं। कितने नेचर बताए मैंने? देयर कैन बी थ्री नेचर्स। क्या क्या? या तो वो सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, रुको ऐसे नहीं करवाता, प्रायोरिटी वाइज करवाता हूं। लॉ कहता है किसी भी एग्रीमेंट के तीन नेचर। जी अगर उस एग्रीमेंट में कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही हो, व्हाट डू मीन बाय कमर्शियल ट्रांजैक्शन? सेल, परचेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, या किसी भी तरह का बिजनेस डीलिंग हो रही हो, तो उस ट्रांजैक्शन को आंखें बंद कर कर कमर्शियल नेचर का कह देना। क्या बात समझ में आती है? कैसे नेचर का कह देना? कमर्शियल नेचर का। बट अगर कोई कमर्शियल डीलिंग नहीं है, अगर कोई, मैंने कमर्शियल की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? बट अगर वो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी कमर्शियल डीलिंग नहीं है, और वहां पे दो फैमिली मेंबर्स, क्या बताया मैंने, दो फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसे कह देना डोमेस्टिक नेचर। कैसा नेचर? डोमेस्टिक नेचर। जल्दी बताओ। अगर बताओ सेल परचेज हो रही हो, घर का खरीदना बेचना, गाड़ी का खरीदना बेचना, पेन का खरीदना बेचना, या किसी भी तरह की सर्विस देना, वो किस ट्रांजैक्शन में आएगी? कमर्शियल नेचर के। अगर दो फैमिली मेंबर जैसे हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, उसके बाद सन मदर, तो वो किस ट्रांजैक्शन में आएगी? किस नेचर की आएगी? डोमेस्टिक नेचर। और अगर दोनों ना हो, ना कमर्शियल समझ आए ना डोमेस्टिक समझ आए, तो आंखें बंद कर कर कह देना सोशल नेचर। तीन नेचर बताए मैंने, राइट? अब इन नेचर के बेसिस पर इन ट्रांजैक्शंस को डिफाइन करने की बारी आ गई। बताओ पहला एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ किस नेचर का है? प्रायोरिटी वाइज चलूंगा मैं। क्या कमर्शियल नेचर दिख रहा है? सर हस्बैंड वाइफ कोई डीलिंग तो कमर्शियल नहीं है। सर बट दो हस्बैंड वाइफ एक फैमिली मेंबर्स है, नेचर बन गया डोमेस्टिक। अगला, इनविटेशन दिया एक्स ने वाई को, कोई कमर्शियल डीलिंग? नो सर, कोई कमर्शियल डीलिंग नहीं है। अच्छा क्या डोमेस्टिक है? क्या एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं? सर डोमेस्टिक भी नहीं है। और आपने कहा दोनों ना हो तो बचे कुछ को डाल देना सोशल में, सोशल नेचर बन गया। आगे आ जाओ सर। अच्छा ए और बी एक घर की सेल परचेज कर रहे हैं, प्रायोरिटी वाइज, क्या कमर्शियल नेचर है? यस, आगे जाना ही नहीं, कमर्शियल नेचर है भाई, सेल परचेज हो रही है, इससे बड़ा कमर्शियल नेचर और क्या हो सकता है? दिस इज कमर्शियल नेचर। एंड फोर्थ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड,
सर फिर से प्रायोरिटी वाइज, क्या कमर्शियल नेचर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नो सर, इसे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कहोगे? अच्छा, डोमेस्टिक नेचर है, कई बच्चों ने कह दिया हाँ। अरे भाई, कभी कभार घर पे आना जाना वो डोमेस्टिक नेचर नहीं कहलाता, ये सोशल नेचर है। कितने नोटी बच्चे हैं सारे के सारे, कह रहे हैं डोमेस्टिक है, सोशल नेचर की ट्रांजैक्शन है। क्या यहां तक की बात समझ आई? अब समझो एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ क्या होती है। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं उन वर्ड्स पर फोकस करना बस। आपको मेरे साथ एक प्लेज लेनी है। बिजनेस लॉज कहते हैं हम सिर्फ बिजनेस से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस को ही लॉ से एनफोर्सेबल मानते हैं। हमारे लिए जो ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन है लॉ में उनकी मान्यता है, हमारे लिए जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है उनमें लॉ की मान्यता नहीं है। बिजनेस लॉ से कहते हैं। हाँ, आप किसी और लॉ में जाके कुछ करना चाहते हो, जाओ करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, बट हमारे लिए ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस मैटर्स। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन सब्सटेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो हम लॉ से एनफोर्सेबल करवाएंगे, मान के चलो। बट अगर सोशल और डोमेस्टिक नेचर की ट्रांजैक्शन है, हमारे पास मत आना, क्योंकि हम बिजनेस लॉज को परफॉर्म करते हैं। आई अगेन रिपीट माई वर्ड्स, बिजनेस लॉज में सिर्फ बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शंस आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज प्रिज्यूम्ड। बट सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर ट्रांजैक्शंस आर नॉट एनफोर्सेबल, बिकॉज वहां की बिजनेस नेचर नहीं है और बिजनेस लॉज के अंदर उनका काम ही क्या है। तो सर बताना, क्या पहली ट्रांजैक्शन बिजनेस लॉस के अंदर एनफोर्स करवाई जा सकती है? सर नेचर ही नहीं है बिजनेस का। क्या अगली करवाई जा सकती है? नो। क्या अगली करवाई जा सकती है? आंखें बंद करके कह दो यस, बिजनेस नेचर है, कमर्शियल का मतलब बिजनेस नेचर। क्या अगली करवाई जा सकती है? आंसर इज नो। तो बच्चों सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो एनफोर्स करवाई जा सकती है। अब सर आज की क्लास की लास्ट डेफिनेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थर्ड डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं, और आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। एक एग्रीमेंट, और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ भी दे रहा है, यानी कि इन शॉर्ट सर ये कहो ना कि अगर वो एग्रीमेंट कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन को कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। यही तो कहना है, और कहना ही क्या है आप लोगों से। तो सर फाइनल ये बताओ, इतनी कहानी आप बढ़ा रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या बनेगा। क्या पहला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सर नहीं। क्या दूसरा बनेगा? नहीं। सर पहले दोनों तो एग्रीमेंट ही नहीं बने तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेंगे? क्या तीसरा बनेगा? यस। क्या फोर्थ बनेगा? नो। तो सर सिर्फ एक ही केस में केस फाइल हो सकता है, कैन एनफोर्स इन कोर्ट। सिर्फ ए और बी के केस में बी कोर्ट में जा सकता है, जज साहब से कह सकता है कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आया हूं और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की हिमाकत करी है, इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए और बी को ये राइट देता है। क्या सर और एक्ट्स भी अदर उनके लिए, अदर ट्रांजेक्शन के लिए पढ़े जा सकते हैं? यस। वो अदर एक्ट्स की बात है भाई, हमारे पास मत आओ। जैसे कि हिंदू लॉ और मैरिज एक्ट हस्बैंड और वाइफ के केसेस को सुलझाएगा, वहां जाकर करो अब जो करना है, मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मत डिस्टर्ब करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 में आपकी हेल्प कर सकता है, और किसी में वो हेल्प नहीं कर सकता। क्या आपको बात समझ में आती है? अब लेमन क्या कहता है, एग्रीमेंट भी सेम है, कॉन्ट्रैक्ट भी सेम है, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए भैया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एग्रीमेंट कर लो, दोनों बातें काला अक्षर भैंस बराबर। बट लेमन ये बात नहीं समझ सकता, बट प्रोफेशनल ये बात समझ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, एग्रीमेंट अलग चीज है। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब बात आती है इस सबका स्क्रीनशॉट लेने की। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझे थोड़ा सा
जूम आउट करना पड़ेगा, आई गेस जूम आउट में पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ये देखो, आप एक सेकंड रुक जाओ, मैं हेडिंग्स को हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हेडिंग्स हो गई हमारी। ठीक है, और यहाँ से हमारी डेफिनेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पूरा एक बार रिवाइज भी कर लो। आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स, आप रिवाइज कर लो इसे। फिर से बता देता हूँ, एक ऐसी ऑफर जो कि एक्सेप्ट हो गई है वो प्रॉमिस बना देती है। एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा हो, एग्रीमेंट बना देता है। अगर वो एग्रीमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा है, कमर्शियल नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना देता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसके पास बहुत सारे राइट्स और लायबिलिटीज आ जाते हैं, जो कि इस पूरे एक्ट के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये हमारी डेफिनेशंस और नेचर्स की बात थी। ये हमारी डेफिनेशंस और नेचर्स की बात थी, 3 डेफिनेशंस आपको सिखाई हैं। ठीक है, और ये थे 3 नेचर। टेंशन मतलब, मुझे पता है इन एग्जांपल्स में आपके कुछ डाउट्स होंगे, मैं उनको अभी एफएक्यूज में सॉल्व करवा रहा हूँ, बस एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? चलो जूम आउट, जूम इन कर देते हैं इसको। अब आते हैं बच्चों के एफएक्यूज पर, जो बच्चे इस पर कंफ्यूज हो रहे होंगे एफएक्यूज पर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, थर्ड वाला केस आप कैसे कह सकते हो लॉ में एनफोर्स होगा? यहां तो कोई रिटर्न चीज हुई नहीं, कुछ लिखा ही नहीं गया, सिर्फ ओरली बात करने पर कैसे आप कह सकते हो लॉ एनफोर्स करवा देगा? तो इसका आंसर सुनो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ना ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ये नहीं कहता कि आपको जरूरत है कि लिखने में लिखना ही पड़ेगा, ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाएंगे। बट हाँ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत ये आएगी जब कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करना होगा, तो थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। बट वो एविडेंस लाना, प्रूफ करना लॉयर का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम तो सीए, सीएस, सीएमए है, प्रोफेशनल है, हम तो लॉ को एडवाइस करते हैं, बट लॉ को कोर्ट में एविडेंस की तरह पेश करना लॉयर का काम है। तो हम एडवाइस ये करेंगे कि ओरल भी कर लो, रिटर्न भी कर लो, प्रेफरेबल है रिटर्न करना। तो कभी भी इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर ओरल करा है तो लॉ में एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी नहीं कहता कि ओरल करो या रिटर्न करो। हाँ, जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक कहेगा रिटर्न करने के लिए, वहां रिटर्न करना वो पढ़ाऊंगा मैं, बट जनरली इट कैन बी ओरल और रिटर्न। भाई आप देखो ना, आप एक पेन लेने जाते हो या मान लो कोल्ड ड्रिंक लेने गए, बताना क्या कोई रिटर्न एग्रीमेंट करके आते हो? रिटर्न एग्रीमेंट करते हो कि भैया चलो मैं रिटर्न ऑफर दे रहा हूँ, आपने रिटर्न एक्सेप्टेंस दी, एक कॉन्ट्रैक्ट बना, अरे भाई पैसे दिए कोल्ड ड्रिंक लिए, क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता? बनता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो भी हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो या रिटर्न, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। दूसरा डाउट बच्चों के मन में ये आता है कि सर हम नेचर को कैसे बांटेंगे? दूसरा डाउट क्या आता है, नेचर कैसे बांटेंगे? तो बच्चों आपको नेचर बांटना है प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी वाइज का मतलब, सबसे पहली प्रायोरिटी कमर्शियल को दो। अगर बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शन है तो कमर्शियल, अगर बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है और दो फैमिली मेंबर्स हैं तो डोमेस्टिक, दोनों नहीं है तो सोशल।
इस हिसाब से आप नेचर बांटोगे। जब मैं आपको 6, 7, 10 एग्जांपल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करवा दूंगा ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप बता दोगे कि सर ये किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो इसकी फिक्र मत करो। ठीक है सर। अब बच्चे कई ये भी पूछते हैं कि सर क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वाइफ को राइट्स ना मिले, वाइफ को तो मिलना चाहिए हस्बैंड के अगेंस्ट में राइट। बच्चों मैं खुद कह रहा हूँ कि हस्बैंड के अगेंस्ट में राइट्स मिलेंगे या हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट में राइट्स मिलेंगे, बट वो राइट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं है, वो यहाँ नहीं मिलेंगे, इस लॉ में नहीं है, अदर लॉज में मिलेंगे। वो अदर लॉज को पढ़ के समझ आएगा, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब हमें सारी बातें आई गेस क्लियर होंगी, ठीक है ना? जो हमने बात करी हस्बैंड एंड वाइफ वाले केस की, अदर लॉज में उनके राइट को एनफोर्स करवा सकते हैं। राइट बच्चों, ठीक है ना? ये कुछ एफएक्यूज जो मुझे लगते हैं बच्चों के मन में आएंगे। सबसे बड़ा एफएक्यू जो है वो यही है कि सर ओरल हुआ था, कैसे आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स करवा दिया। आपको फिर बताता हूं बच्चों, लॉ को हम एडवाइज करते हैं, वी एडवाइज ऑन लॉज कि भैया ये, बट इनको जब कोर्ट में एनफोर्स करवाने की बारी आती है तो वो लॉयर्स करते हैं। लॉयर्स डिग्री होल्ड करते हैं एलएलबी, एलएलएम। एलएलबी एलएलएम बताएगा कि भैया कैसे एविडेंस लाए जाएं। क्या उस टाइम कोई चश्मदीद गवाह था, क्या कोई कैमरा रिकॉर्डिंग है, क्या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिससे प्रूफ करा जा सके, या कोई व्हाट्सएप मैसेज है, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। अगर सब कुछ आप लोग रिटन ही लिख दोगे तो बताना उस लॉयर की क्या जरूरत है? आप खुद ही जाना, जज के सामने रख देना, ये लो जी रिटन लॉ है, रिटन है सब कुछ, ये रहा जी कल्प्रिट, सजा दे दो। उस एलएलबी लॉयर का क्या काम है? वो इन्हीं कामों के लिए तो है कि जब आप उसको बताओगे सारे केस, वो एविडेंसेस कलेक्ट करेगा और उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। तो बच्चों, सेशन एंड करने से पहले कुछ एक आध क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो जो पेपर में आता है। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बतानी है ट्रू और फॉल्स। एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकेंड रुको। एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी एग्रीमेंट। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी एग्रीमेंट। इसका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स। मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा है, बताओ। 10 सेकंड दे रहा हूं, आराम से डेफिनेशन पढ़ो और सोच के बताओ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है सर कैसे फॉल्स? कुछ बच्चों को तो समझ आ गया। अरे भाई देखो क्या कह रहा है, एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऊपर ही देख लो, हस्बैंड वाइफ सॉरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस, एग्रीमेंट तो बना था बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ये देखो, एग्रीमेंट तो बना था बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अरे भाई एग्रीमेंट में कुछ जोड़ा जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जैसे कि इसमें मैंने बताया। तो सर आंसर क्या हो गया? फॉल्स। आगे की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत ही क्या है, देख लो, बट पढ़ लेते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी एग्रीमेंट, ये भी फॉल्स है। क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता? होता है भैया। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनेगा ना जब पहले एग्रीमेंट बना होगा, एग्रीमेंट बनने के बाद ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ये भी फॉल्स है। तो आंसर इज फॉल्स। कभी भी याद रखना, एमसीक्यू में अगर ऑप्शन पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स दिए हों तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। आप खुद सोचो, पार्टली ट्रू का मतलब ही नहीं हो गया पार्टली फॉल्स, और पार्टली फॉल्स का मतलब ही नहीं हो गया पार्टली ट्रू। सिर्फ एग्जामिनर खेलता है ये ऑप्शन देके।
बच्चे बड़े मजे से इसको टिक करके आ जाते हैं। अरे भाई अगर स्टेटमेंट का एक पार्ट भी गलत है ना तो वो पूरी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म करेंगे। एवरी एग्रीमेंट इज प्रॉमिस, every agreement is promise, but every promise may not be agreement। बताओ, सेम ऑप्शंस ऊपर वाले, ट्रू फॉल्स सेम ऑप्शंस, बताओ आंसर क्या दूं। 10 सेकंड देता हूं, डेफिनेशन देख लो। आपको बस इस लाइन पर गौर करना है और इस लाइन पर गौर करना है। इनमें से एक भी गलत तो पूरी स्टेटमेंट गलत। तो कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, आंसर इज ट्रू। क्या हर एग्रीमेंट प्रॉमिस है? यस, प्रॉमिस बना होगा तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। तो हर प्रॉमिस तो एग्रीमेंट है ही है, अनडाउटेडली है, चाहे ऊपर एग्जांपल्स में भी देख लो। बट क्या हर प्रॉमिस एग्रीमेंट बनेगा? नो। देखो, ये प्रॉमिस तो बना बट एग्रीमेंट नहीं बना क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था। तो क्या मैं कह सकता हूं हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी है और प्रॉमिस भी है? हर एग्रीमेंट प्रॉमिस है, बट हर प्रॉमिस एग्रीमेंट बने ये श्योर नहीं है, हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बने ये श्योर नहीं है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये भी श्योर नहीं है। यानी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस भी है, एग्रीमेंट भी है, बट प्रॉमिस एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, ये बात में स्टडी करनी पड़ेगी क्या सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। क्या बात समझ में आती है? फटाफट इन दो क्वेश्चंस का ले लो स्क्रीनशॉट। दोनों क्वेश्चंस डेफिनेशन पर बेस्ड हैं, दोनों क्वेश्चंस डेफिनेशन पर बेस्ड हैं कि एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी एग्रीमेंट, दिस इज फॉल्स। तो आज इसी सेशन को करते हैं, इस सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।